नमस्ते। चलिए आज क्लास 11 के हिस्ट्री सिलेबस को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। इसे सिर्फ एक सिलेबस मत समझिए, ये आपके पूरे साल की पढ़ाई के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, एक रोड मैप है। तो पिछले डिस्कशन में हमने ये तो देख लिया कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना? पर अब असली खेल शुरू होता है। अब हम ये समझेंगे कि आखिर पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक्स पर महारत हासिल करनी है ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा हमारी इस जर्नी का पूरा मैप। हम 4 बड़े हिस्सों में अपनी सिलेबस को बांटकर चलेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरू से, यानी शुरुआती समाज से, और पहुंचेंगे आज की मॉडर्न दुनिया तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है अर्ली सोसाइटीज, यानी प्रारंभिक समाज। सोचिए, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी इंसानी कहानी की इमारत खड़ी है। और टाइमलाइन देखिए, 60 लाख साल पहले से लेकर 1 ईसा पूर्व तक, मतलब हम इंसानियत की बिल्कुल शुरुआत को छूने वाले हैं। इस सेक्शन में हमारा पहला टॉपिक हमें ले चलता है आज के इराक में, यानी मेसोपोटामिया की धरती पर। हम देखेंगे कि दुनिया के पहले शहर कैसे बसे, कैसे जिंदगी ने शक्ल ली, और सबसे बड़ी बात, वो कमाल की खोज जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने हमें अपना इतिहास लिखने की ताकत दी, यानी लिखने की कला। तो इस टॉपिक से आपको सीखना क्या है? देखिए, 3 चीजें समझनी है। पहली, शहर, कल्चर और राइटिंग, इन तीनों के बीच क्या कनेक्शन है। दूसरी, जब एक बार लिखने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हुए। और तीसरी, क्या हम कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट सीधे सीधे राइटिंग के डेवलपमेंट से जुड़ा था। बस इन 3 सवालों के जवाब तैयार कर लिए तो ये टॉपिक आपका है। अच्छा, तो अब जब शहर बस गए, लिखना पढ़ना शुरू हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय। तो चलिए अपने दूसरे सेक्शन में चलते हैं, द ग्रेट एम्पायर्स। इस सेक्शन में हम बात करेंगे उस जमाने के एक सुपर पावर की, रोमन एम्पायर की। एक ऐसा साम्राज्य जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। हमें इसकी पूरी मशीनरी को समझना है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, सब कुछ। और हाँ, ये भी देखेंगे कि जब रोम का दूसरे साम्राज्यों से सामना हुआ तो क्या हुआ, और उस समाज में स्लेवरी यानी दासता का क्या रोल था। रोम के बाद अब कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे एम्पायर की जो महलों में नहीं, बल्कि घोड़ों की पीठ पर बना था। नोमैडिक एम्पायर, यानी मंगोलों का यायावर साम्राज्य। हमें उनका लाइफस्टाइल समझना है, चंगेज खान की वो अविश्वसनीय कहानी जाननी है कि कैसे वो एक कबीले से निकलकर दुनिया का विजेता बना। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मंगोलों के लिए चंगेज खान कौन है और बाकी दुनिया के लिए कौन, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरे सेक्शन की तरफ, शिफ्टिंग ट्रेडिशंस। ये हमें यूरोप के उस दौर में ले जाता है जहां सब कुछ बदल रहा था। पुरानी मान्यताएं, पुरानी परंपराएं टूट रही थी और एक नई सोच पैदा हो रही थी। ये वो टाइम था जब सामंतवाद खत्म हो रहा था और रेनेसा यानी पुनर्जागरण की सुबह हो रही थी। इस सेक्शन का पहला टॉपिक है द 3 ऑर्डर्स। इसमें हम मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझेंगे जो 3 हिस्सों में बंटी थी। हमें एंशिएंट स्लेवरी और मेडिवल सर्वडम के बीच का कनेक्शन देखना है, और ये भी एनालाइज करना है कि 14वीं सदी में जो बड़ी बड़ी मुश्किलें आईं, जैसे प्लेग की महामारी, लगातार चलती लड़ाइयाँ, उन्होंने कैसे फ्यूडल सिस्टम की कमर तोड़ दी और नेशन स्टेट्स को उभरने में मदद की। और हाँ, स्लेवरी और सर्फडम, ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर है नहीं। ये स्लाइड इसी फर्क को साफ करती है। देखिए, स्लेवरी में इंसान एक चीज था, प्रॉपर्टी, जिसे खरीदा बेचा जा सकता था, कोई अधिकार नहीं। लेकिन सर्फडम में इंसान जमीन से बंधा था, उसे जमीन से अलग करके नहीं बेचा जा सकता था, और उसके पास कुछ छोटे मोटे अधिकार भी थे। ये बहुत बारीक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है। अब आता है यूरोप का सबसे क्रिएटिव दौर, रेनेसा, यानी बदलती सांस्कृतिक परंपराएं। यहाँ हमें समझना है कि यह बदलाव आया क्यों और इसका असर क्या हुआ। सवाल ये है कि इटली के शहर ही क्यों इस नई सोच के सेंटर बने, और ह्यूमनिज्म यानी फोकस भगवान से हटकर इंसान पर आ गया, और रियलिज्म यानी चीजों को जैसी हैं वैसी ही दिखाने की कला, ये आइडियाज कैसे फैले। साथ ही ये भी देखना है कि इस नए दौर में महिलाओं की जिंदगी में क्या बदलाव आए।
और ये रेनेसांस सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं था, इसका असर आर्ट और लिटरेचर पर जबरदस्त पड़ा। हमें उस दौर के महान कलाकारों जैसे लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो के काम को पहचानना है। और फिर एक और बड़ी घटना हुई, रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार आंदोलन। हमें ये भी देखना है कि कैथोलिक चर्च ने इस चैलेंज का जवाब कैसे दिया। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपनी इस टाइम ट्रैवल जर्नी के आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 4, पाथ्स टू मॉडर्निटी। ये हमें मॉडर्न वर्ल्ड के दरवाजे पर लाके खड़ा कर देता है। ये वो दौर है जब दुनिया ने दो बड़ी ताकतों का सामना किया, एक तरफ कॉलोनियलिज्म और दूसरी तरफ मॉडर्नाइजेशन। इस सेक्शन का पहला टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बहुत जरूरी है, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। इसमें हम देखेंगे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट की कहानी कैसे वहां के असली बाशिंदों यानी नेटिव लोगों के विस्थापन की कहानी भी है। हमें ये समझना है कि यूरोपियन सेटलर्स कैसे बसे और इसका वहां के मूल निवासियों पर क्या भयानक असर पड़ा। और देखिए, दोनों जगहों पर यह काम एक तरीके से नहीं हुआ। ये स्लाइड यही कंपैरिजन दिखाती है। अमेरिका में ट्रीटीज हुई, लड़ाइयाँ हुईं और फिर आया रिजर्वेशन सिस्टम। वहीं ऑस्ट्रेलिया में टेरा नूलियस का अजीब सा सिद्धांत चला, जिसका मतलब था ये तो खाली जमीन है, इसका कोई मालिक नहीं। तरीके अलग थे लेकिन नतीजा दोनों जगह के मूल निवासियों के लिए उतना ही दुखद रहा। अब अपना फोकस वेस्ट से ईस्ट की तरफ लाते हैं। बात करते हैं चीन की। हम चीन की 20वीं सदी की पूरी उथल-पुथल भरी कहानी को समझेंगे, सन यात-सेन के नेशनलिज्म से लेकर माओ के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन तक, और फिर डेंग शियाओपिंग के अंडर चीन कैसे आज की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पर चला, ये भी एनालाइज करेंगे। और आखिर में हमें चीन और जापान के मॉडर्नाइजेशन के रास्तों को कंपेयर करना है। देखिए, दोनों ने इंपीरियलिज्म का सामना किया, पर दोनों ने मॉडर्न बनने के लिए बिल्कुल अलग रास्ते चुने। इसके साथ साथ हमें ये भी एनालाइज करना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले और बाद के जापानी नेशनलिज्म में क्या फर्क आया। तो कुल मिलाकर ये है आपके पूरे सिलेबस का निचोड़। एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, शुरुआती समाज, जहां राइटिंग ने सब कुछ बदल दिया। दूसरा, बड़े बड़े साम्राज्य और उनका असर। तीसरा, बदलती परंपराएं जिन्होंने मिडिवल समाज को तोड़ा। और चौथा, मॉडर्निटी के दो रास्ते, कॉलोनियलिज्म और मॉडर्नाइजेशन। अगर ये 4 बड़े आइडियाज आपके दिमाग में क्लियर हैं तो समझ लीजिए सिलेबस आपकी मुट्ठी में है। अच्छा, अब जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए छोड़ जाता हूँ। हजारों लाखों सालों की इस पूरी जर्नी को देखने के बाद आपको क्या लगता है, वो कौन सा हिस्टोरिकल पीरियड था जिसका असर आज हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर सबसे गहरा है? सोचिएगा जरूर। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, पर यह सवाल आपको हिस्ट्री को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि हमारी अपनी कहानी की तरह देखने में मदद करेगा।